हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय दर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ी सी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और बुक्स वगैरह में मैं काफ़ी बिजी था, इस कारण मेरा वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से हम कंटिन्यूटी बनाते हैं और कोशिश करता हूं कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो ऐसे टॉपिक को मैं कवर कराने का प्रयास करूं। वैसे आदतन सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़े रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं से उनको एक टच में रहते हैं कि हाँ ऐसे सवाल उनसे बन जाते हैं। तो मैं स्पेशली ऐसा करता हूं कि जो आपसे जनरली जो थोड़ा सा तकलीफ देता है आपको या फिर आप उसको जनरली नहीं समझ पाते, ऐसे टॉपिक को मैं लेके आपके सामने आऊं। चलिए, तो इसी बीच में जैसे कि इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो आप सबसे पहले आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा, इजीली आप कन्विंस कर पाएंगे। और रही बात अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो कोई भी बात नहीं, समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे आपको। और हाँ, समझना ही तो है, समझने से और कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, और पढ़ना भी है। तो चलिए, और एक चीज आपको बता दूं, राष्ट्रीय आय आज का टॉपिक है। राष्ट्रीय आय का मतलब दोस्तों हम लोग के भारतवर्ष में हम जब एक साल बाद या गवर्नमेंट हमको क्या बताती है कि भैया प्रति व्यक्ति आय हम लोग के देश में कितने, उसकी गणना कैसे करें, कौन गणना करता है, इसके कुछ कुछ कारक कौन से होते हैं जिसपे हम गणना करें। दिक्कत क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहली बात बता देता हूं कि इसमें कभी कभी कुछ एकदम इसके एग्रीगेट जो होते हैं, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, फिर सकल घरेलू उत्पाद, फिर उसके बाद मार्केट प्राइस, फिर साधारण लागत, फैक्टर कॉस्ट, ऐसे अलग अलग एग्रीगेट से उसको फिर क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, तब बच्चे लोग फंस जाते हैं। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा डाउट ही खत्म कर दूंगा। आप एक एक पहलू को आराम से समझ सकते हैं और आप यकीन मानिए कि आज की क्लास होने के बाद आप कोई भी सवाल को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, डेफिनेटली बनेगा। बहुत रोचक और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बस एक कि समझाने का प्रयास किया नहीं गया होगा जिसके कारण आप समझ नहीं पाए होंगे। तो चलिए लेट की शुरुआत करते हैं, आज की क्लास करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूं, जितने एग्रीगेट हैं उसको एक बार दिखा देता हूं। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा कि ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो भी चलिए हम एक बार सर्जरी नजर से देख लेते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आय को पढ़ाने से पहले आपको ये कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हम राष्ट्रीय आय तक कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों पता होगा कि जो मैं आपको बताया था दोस्तों, जीडीपी मतलब दोस्तों क्या, सकल, बताया गया था सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद आपको बिल्कुल पता है कि किसी भी एक घरेलू भूभाग में या किसी भी एक देश के जो राजनीतिक सीमा हो, प्रशासनिक हो, या फिर हम यूं कहें समुद्री सीमा या इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र की, तो उसके अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, जीडीपी होता है। इसमें बहुत डिटेलिंग से बनाया हूं, तो आप उसको पिछले वीडियो में ही देखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों जीडीपी से मेरे को दोस्तों बनाना है दोस्तों क्या, हमको बनाना है दोस्तों जीएनपी। मतलब दोस्तों अगर हम बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, कि राष्ट्रीय उत्पाद मतलब सकल में तो सब लोग आ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में अगर दोस्तों यहाँ पर मेरे घरेलू भूभाग में अगर कोई विदेश का आदमी है जो अपना कंपनी खोला है और काम कर रहा है, लेकिन उससे जितने भी पैसे आएंगे दोस्तों वो कहाँ ले जाएगा, अपने देश में ले जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि कोई मेरा देश का जो भाई है या देश की जो कंपनी है वो यदि बाहर काम कर रहा है तो पैसे कहाँ भेजेगा, आपके यहाँ भेजेगा। तो आप इसको निश्चित रूप से ऐसा समझते हैं कि मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख देता हूं दोस्तों, XMM लिख देता हूं। मतलब दोस्तों जो विदेशों के द्वारा जो मतलब मेरे जो देश के नागरिक हैं उनका अगर बाहर भी काम कर रहे हैं तो पैसा अंदर में जोड़ा जाएगा। और माइनस M का मतलब ये है कि जो विदेशी कंपनियां यहाँ हैं वो अपने पैसा कहाँ लेके जाएंगे, अपने देश में। तब हम लोग का राष्ट्रीय उत्पाद मतलब मेरे देश का उत्पाद प्रोडक्शन पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, अगर इसी की बात करें तो दोस्तों बोल दिया जाता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं आप, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त
है। इसका शॉर्ट में दोस्तों नाम होता है, इसी का अगर शॉर्ट में नाम बोले तो NIFA, इसको आप नाम को सुनते आते हैं, ये दोस्तों एक्चुअली में ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेलिंग बता दिया, कोई बात नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर यहाँ पर मैं डी अगर बात करें, जिसको आप बोलते हैं दोस्तों मूल्यह्रास या फिर आप बोलते हैं डिप्रिसिएशंस, है ना, या फिर कुछ जो आप इसमें ऐसी चीजों को घटाएंगे जो कल पूछे हैं। कोई मशीन, भैया अगर मशीन की बात करें तो 1 साल तक वैसे ही काम थोड़ी ना करेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, काम करने की क्षमता खत्म होगी, वैसे ही हर एक एंगल से जो घटा दिया जाता है शुद्ध निकालने के लिए, तो जी के दोस्तों जी के जगह पे चेंज करके अब आप लिख देंगे NDP, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों, निवल, या दोस्तों बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं दोस्तों, या शुद्ध के जगह निवल भी यूज किया जाता है लैंग्वेज, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर जी को मैं फिर से हटा दूं दोस्तों तो NNP मतलब दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। जब n को माइनस इसमें डी करेंगे, मतलब फिर से मूल्यह्रास घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, बेशक यही मिलेगा नेशनल मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोस्तों ये मार्केट प्राइस पर अवेलेबल है या मार्केट प्राइस पर काउंट किया जा रहा था। तो अब हम समझते हैं, चलिए अब, लेकिन ये राष्ट्रीय आय नहीं है, ध्यान देंगे ये राष्ट्रीय आय नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में राष्ट्रीय आय की बात करें तो दोस्तों नेशनल इनकम जो होता है वो होता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट, बट ये दोस्तों फैक्टर कॉस्ट मतलब दोस्तों साधन लागत पर जब किया जाएगा, साधन लागत पर जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाएगी, उसी को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीजें। तो चलिए मैं एक बार आपको ओवरव्यू जो समझा दिया हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो साधन लागत है इसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं मार्केट प्राइस और इसमें क्या अंतर हो सकता है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि मार्केट प्राइस और साधन लागत क्या है ना। देखिए दोस्तों FC मतलब दोस्तों साधन लागत, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया दोस्तों मार्केट प्राइस मतलब दोस्तों बाजार मूल्य। अब दोनों में बेसिकली अंतर क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है जिसका उत्पादन जो ग्राउंड लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे, माने किसी की वस्तु की मूल्य है 50 रुपया, हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है। आप सेव वगैरह ले लीजिए, 100 की जो किलो है वो 50 रुपये मानी जाती है, स्टार्टिंग से मान लेते हैं, जहां से आप उठाए हैं, जहां से आपकी क्या हुई है, प्रोडक्शन हुई है। अब आप बताइए प्रोडक्शन 50 रुपया। अब इसके बाद आप कहीं इसको मंडी या फिर एक जो बीच में मीडिएटर रहते हैं उनके पास यदि आप ले जा रहे हैं, तो मान लीजिए क्यों बोला कि भैया मेरे को जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया, तो आप इसमें से अगर प्लस ऐड कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा खर्चा जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए 20 रुपए हम इसमें क्या लगा दिए, ट्रांसपोर्ट खर्च, ठीक है, परिवहन खर्च। तो अब इसका रेट कितना हो गया दोस्तों, तो 50 और ये हो जाएगा दोस्तों 70। अब 70 में आया तो दोस्तों अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मंडी पहुंच गया है। अब मंडी पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां से जब एक होलसेल विक्रेता के पास जा रहा है, अभी मार्केट में आया नहीं है, होलसेल विक्रेता के पास है, तो बोले यार 70 में मैं भी 70 में लिया हूं, मैं भी 70 में बेच दूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, मेरे वर्कर लोग को क्या मिलेगा। तो उसने क्या किया कि 50 रुपया और ऐड कर दिया और वैल्यू ऐड होते जा रहा है, जिसको आप बोलते हैं ना ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। तो ये वही है दोस्तों जो अलग से वैल्यू एडेड जुड़ते जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मूल्य वर्धित होते जा रहा है, मूल्य बढ़ते जा रहा है। 70 और 50 की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। फिर दोस्तों ये जब मार्केट में आएगा, जब ये मार्केट में आएगा दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ पर GST लाइक या फिर कोई भी एक टैक्स जो लग जाता है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको आप IT बोलते हैं, है ना, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों अब मान लेते हैं 120 में हम जोड़ दिए हैं 60 दोस्तों, मान लेते हैं टैक्स लगा दिए हैं आपको 60 रुपया। अब अगर इसकी रेट 120 और 60, तो मार्केट में अब ये जो बिकने वाली है दोस्तों कितने की, 180 की। ये दोस्तों आपकी MRP रेट है,
तो अब ये बाजार मूल्य बन गया। ये पहले क्या था, साधन लागत, मतलब जो स्टार्टिंग का प्रोडक्शन होता है, जो एक्चुअली में जहां से आया रहता है, वो स्टार्टिंग आरंभिक मूल्य को ही साधन लागत कहते हैं। बाजार मूल्य बनने के लिए इतना चक्र आपको साइकिलिक चलना पड़ेगा, तब बाजार मूल्य मिलेगा। मतलब आप ये सोचिए इतने सारे चार्ज, महंगाई वगैरह सब जुड़ गए इसमें, तो मतलब बाजार मूल्य में ये सब जुड़ा हुआ है। तो आपने ये देखा कि दोस्तों मैं इसमें जो है टैक्स को प्लस किया हूं, टैक्स को क्या किए हैं, तो यहाँ पर मैं टैक्स को जोड़ा हूं। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर किसी हम किसान की बात करें, दोस्तों यदि हम किसान की बात करें तो किसान को मिलने वाला कोई भी ऐसा वस्तु जैसे बीज हो गया या धान हो गया या कोई अलग से ऐसा कोई भी उनके मुहैया में जो जैसे कुछ मशीन हो गया, टूल्स हो गया, दोस्तों किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। तो आप जानते हैं उनके लिए एक और बहुत बढ़िया चीज हो जाता है, तो दोस्तों सब्सिडी या जिसको आप अनुदान बोलते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको सब्सिडी मतलब घटा दिया जाता है, बोलते हैं ना राहत मिल गया। मतलब अगर आप बात करें कि किसी एक मशीन को लेने गए हैं तो एक्चुअल में वो प्राइस रेट अगर मार्केट में बोले तो 10,000 है, तो उस पे 10 या 20% का आपको क्या मिल जाएगा, सब्सिडी, मतलब रेट घट जाएगा, तो सब्सिडी इसमें घट जाता है, तब ये दोस्तों मार्केट प्राइस बनता है। तो इस पूरी श्रृंखला से आपने दो चीज समझा कि यहाँ पर मार्केट प्राइस पर पहुंचते पहुंचते एक्चुअली में हुआ क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब जो साधन लागत है, वहां पर दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और दोस्तों सब्सिडी को क्या किया गया है, घटाया गया है। अब आपको समझ आया, और यही सवाल दोस्तों बन के आता है, बोला जाता है कि मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है। तो बेशक आप बोल सकते हैं क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और सब्सिडी को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एवरी एग्जाम, है ना, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए है। तो ये समझना जरूरी था आपको एक्चुअली में। तो बस चलिए इसी को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब इसको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जीडीपी में हम लोगों ने क्या किया है, तो प्लस NIFA जो अभी बताया है, तब आपको मिल गया है कौन सा दोस्तों, GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में दोस्तों हम -D कर दिए हैं, तो अब G के जगह क्या मिल गया है, अब क्या हो जाएगा, NDP। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी अगर D को माइनस करेंगे तो G के जगह क्या हो जाएगा, NNP। यहाँ तक मैं चूंकि बता चुका हूँ दोस्तों। अब ये, लेकिन मैंने यही बोला कि ये मार्केट प्राइस में है दोस्तों, मार्केट प्राइस में है, तो आप मेरे को ये बताइए मार्केट प्राइस में है, तो अब इसके बराबर में क्या होगा, तो आपको पता होगा कि NNP, और दोस्तों फैक्टर कॉस्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और दोस्तों अब आप यहाँ देख के बताइए कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट तो हो गया, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे दोस्तों, और सब्सिडी को क्या करेंगे, घटाएंगे, और यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों अब आपको ये समझ बिल्कुल आ गया होगा कि जो आपकी NNP है, मतलब कौन सा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य में, तो ये आपका फार्मूला है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना ये राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय को तो मैंने बोला था ना कि राष्ट्रीय आय तो एक्चुअल में मेरा क्या है, साधन लागत में है। तो आप मेरे को आप खुद बताइए कि जब IT को इधर लेके आऊंगा मार्केट प्राइस की तरफ तो क्या माइनस होगा, क्या सब्सिडी को इधर लेके आऊंगा तो माइनस है, तो क्या वो प्लस होगा, जी हाँ होगा। तो जब होगा तो हम कर ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों NNP, और ये हो जाएगा दोस्तों मार्केट प्राइस, ताकि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सब्सिडी आपका जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, इसी को दोस्तों नेशनल इनकम बोलते हैं। दोस्तों आपको एक चीज अब यहाँ से बिल्कुल पता चल गया है, मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ कि मार्केट प्राइस जो है ये मेरा नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम की बात करें दोस्तों तो NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है दोस्तों, फैक्टर कॉस्ट जो रहेगा वही होगा, और इसके बराबर अब मैं बिल्कुल बोल सकता हूं NNP मार्केट प्राइस। और यहां पर
देख लीजिए, अब जो टैक्स है उसको घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो दोस्तों ये आपका नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, अब बताइए मेरे को कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, मार्केट प्राइस में था तब टैक्स जुड़ता था, आप ऐसी कॉमनली याद करो, जब मार्केट में जाएगा तो टैक्स जुड़ जाएगा, बस इतना, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो अब बताइए, अगर आपको पीछे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में कोई वैल्यू निकालना है, तो टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये सवाल कई बार आया है, तो एक बार मैं ओवरऑल समझा देता हूं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों सवाल पूछने का तरीका क्या होता है। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। पूछा जाता है, एक एक चीज आप इससे डिटेल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। ठीक है, एक एक चीज समझ जाएंगे। देखिए सवाल क्या पूछता है, आपको पूछेगा दोस्तों जीएनपी बराबर क्या होगा, तो आप बताइए दोस्तों क्या कर देंगे, जीडीपी में दोस्तों जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस क्या कर देंगे, एनआईएफए कर देंगे। एनआईएफ क्या है, विदेशों से प्राप्त, जिसे प्राप्त निवार आया है, तो मैं बताया ही हूं। अगर बोलेगा दोस्तों एनडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, सॉरी दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं डीपी, तो आप बताएंगे, तो जब दोस्तों जीडीपी में आप मूल्यह्रास घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। बस आपको इसको बनाते जाइए, अब हो गया। जैसे एनएनपी बोलेगा मार्केट प्राइस में क्या है, तो आप बोलेंगे जीएनपी में माइनस डी करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को यहां से जीएनपी में जाना, अगर यहां से एनएनपी में डी जाना हो तो इसको मैं प्लस कर दूं, अगर यहां से ऐसा आ रहा है तो माइनस डी, पुनः वापस जाएंगे तो प्लस डी, अगर यहां से फिर से अगर वापस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एनआईएफ। आप तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब सवाल कई बार आ चुका है कि मार्केट प्राइस में, सॉरी फैक्टर कॉस्ट में यदि राष्ट्रीय आय की गणना हो रही है तब आपका टैक्स क्या होगा, घटेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, घटेगा वो, है ना, तो इसको आप गलती नहीं करेंगे। ओवरऑल मैंने पूरा राष्ट्रीय समझाया है, उसी तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर जब भी यहाँ वैल्यू आएगा उसको आप चेक कर लीजिएगा, सब्सिडी प्लस होता है या माइनस होता है, और एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं बहुत आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, मेथड क्या है, कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ऐसे कौन से फैक्टर को रखा जाता है कि आप सटीक और अच्छा अनुमान बताएं अपने देश का राष्ट्रीय आय का, है ना। तो देखिए सबसे जैसे कि आपको पता है कि उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। ठीक है दोस्तों, अब उत्पादन विधि में जब कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, तो आपको अब पता होना चाहिए, या अब कब पता हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर जो होता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, उसके अलावा दोस्तों द्वितीयक जो होता है, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है। अब आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूं आराम से, है ना, क्या होता है। दरअसल दोस्तों प्राथमिक में आप किसको किसको जोड़ते हैं, तो जैसे दोस्तों कृषि, खनन, मत्स्य पालन, जितने पालन है सब जोड़ दो, वो कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब स्टार्टिंग के जहां पर उत्पादन होते हैं वो मिनरल्स लाइक दिस, है ना, ये सब। द्वितीयक में दोस्तों निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस, जल, ये सब चीजें आती है दोस्तों, वो उत्पादन का दूसरा रूप ही है। तो दोनों को दोस्तों हम लोग यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उत्पादन विधि में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को ही उपयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों आपको उत्पादन का अगर हम बात करें तो इनकम तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। अगर कृषि की बात करें तो कृषि में अगर कोई वहां पर टमाटर उत्पन्न, कोई सब्जी वेजिटेबल जो है उत्पादन कर रहा है, तो अगर वहां पर हम बात करें कि वहां से जब किसान अपना पूरा इनकम ले लेगा तो उससे पता चल जाएगा आपको। वैसे विनिर्माण क्षेत्र में जो और लोग जुड़े हैं उनसे भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को उत्पादन के रूप में आपकी आय में शामिल किया जाता है। दोस्तों तीसरा है दोस्तों आय विधि, जिसको हम लोग तृतीयक सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों, जहां पर आपकी आय कैसे इनकम हो रही है। जैसे कि लाइक दोस्तों आपको इसको पता होना चाहिए कि हम इसको मुख्यतः 4 रूपों में बांटते हैं। 4 रूपों कौन कौन सा होता है दोस्तों। अगर कहीं पे लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, तो भूमि से आप क्या कमाते हैं दोस्तों, रेंट कमाते हैं, किराया कमाते हैं। तो भूमि से जैसे और बहुत अलग अलग मल्टी यूजेस है जिसके तरह से आप पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं। ये आपका क्या है, एक सोर्स है, ये आय का एक स्रोत है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर भूमि के बाद अगर कहीं पर जो श्रमिक हैं,
जो काम करने हैं, श्रमिक, श्रमिक मतलब आप किसी को भी समझिए जो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई का क्या होता है, उसका मंथ में क्या आता है, पेमेंट आता है, मतलब उसकी जो एक मजदूरी है, उसकी जो एक मेहनताना है, वहां से पैसा कमाता है। तो दोस्तों इसको मैं लिख देता हूं मजदूरी, तो ये इसका आय हो गया। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें पूंजी से क्या होगा, तो पूंजी से दोस्तों आदमी क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, ब्याज। भैया अगर आप किसी को लोन दिए हो, किसी को उधार दे रहे हो, तो उससे आप ब्याज ही तो कमाओगे, है ना। अगर बैंक अगर पैसा देता है तो उसका इंटेंशन क्या रहता है, पर्पस, बैंक का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ब्याज कमाना रहता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, या हम इसको बोलते हैं दोस्तों उद्योग धर्मिता की बात करें, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अपने किन कामों के लिए करता है, लाभ के लिए करता है। तो बेसिक 4 फैक्टर हैं, लेकिन इसके और बहुत अलग अलग सब मतलब हेडिंग है, मतलब इसके अलग अंदर उद्योग धर्मिता में अलग अलग लेवल के बिजनेसमैन हो सकते हैं, जिनकी आय के स्रोत अलग अलग भी हो सकती है। तो बेसिकली मैंने एक अप्रोच बताया कि जब आय की कैलकुलेशन किए जाते हैं तो ऐसे मूलभूत चीजों को लेके आपकी आय की गणना की जाती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें व्यय की, तो दोस्तों व्यय को हम अपने भारत में जोड़ते नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं व्यय को क्यों नहीं जोड़ते हैं। अपने देश में सिर्फ दोस्तों उत्पादन और आय को ही जोड़ा जाता है, व्यय को नहीं। दोस्तों यहाँ पर कोई पक्का बिल थोड़ी ना देता है आपको, भारत में मतलब कोई मजाल दे सकता है, देते ही नहीं है। अगर आप उसमें भी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, कोई और कुछ चोरी कर रहा है, इसी के लिए तो अभी जीएसटी आया गया प्रावधान कि भैया हम काला बाजारी से थोड़ा सा मुक्त पाएंगे। अभी भी बहुत लोग छिपाते हैं अब की एक्चुअल जो इनकम है उसको। अगर आप बता देते तो हम लोग को और सटीक हो जाता कैलकुलेशन करने की, भैया इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर डायरेक्ट हम वहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। ब्याज से आप कितना खर्चा कर रहे हैं वहां पर भी एक मतलब इजी हो जाता, लेकिन अपने भारत में संभव ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना, क्योंकि कोई अब बिल ही नहीं देता। आप जब देखो अब बिल तो अब पहली बात तो हम ही लोग बिल नहीं देते, जहां पर रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई कहीं खाने जाते हैं, चल यार रखना भाई क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत है। इसलिए बिलिंग की वजह से या फिर हम अपने इनकम को छुपाने की वजह से अपने भारत में व्यय विधि का यूज नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक और बता दूं कि हम लोग के भारत में भी एक दो कोई पॉइंट है। जैसे दोस्तों अगर आपका आय, अगर आप लॉटरी से, दोस्तों सुनते जाना, लॉटरी से, है ना, लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, इससे जो प्राप्त इनकम है, इससे जो प्राप्त आप पैसे कमाए हैं, इसको इनकम में नहीं जोड़ेंगे। ये तो ब्लैकमेल है, मतलब अचानक से पैसा आ गया चले गए, ये सोच थोड़ी ना है आपका कि मैं अब जुआ खेल के ला रही हूँ, मेरे लॉटरी लग गया तो ला रही हूँ, नहीं नहीं नहीं। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति भी यदि आपको मिलता है दोस्तों, तो उसको भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, उसको भी जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसका कोई लेना देना आपकी आय से नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे और मेंशन है जो डायरेक्टली इनकम आ जाते हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं है, उसको हम लोग नहीं जोड़ते, ठीक है। सब्सिडी वगैरह को भी मत जोड़ देना कि सर मेरे एलपीजी गैस में तो इतना एक्स्ट्रा आया, 700 रुपये मेरा इनकम बढ़ा दो, नहीं भैया सब्सिडी है वो, ठीक है, उसको मत जोड़ना, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है दोस्तों, और आपको पता होगा। अब मैं यहाँ पर ये किनारे बता देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा, मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब नेशनल इनकम की बात हो गई है ना। अब दोस्तों पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे होता है आप ये समझ लीजिए। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय यानी दोस्तों इसको हम बोलते हैं पीसीआई या पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों आप इसको राष्ट्रीय जो आय हम निकाले हैं, अभी जो राष्ट्रीय आय निकाले हैं दोस्तों, किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, आप जो जानते हैं उसको दोस्तों हम लोग जो जनसंख्या है, कुल दोस्तों टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या मतलब भारत की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो दोस्तों आपका पीसीआई निकल आएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी सवाल में A90 रहेगा, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि ये दोस्तों क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, बट दोस्तों ये फैक्टर कॉस्ट पे होगा, जिसको आप टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो भी यही होगा। तो पीसीआई का एक और प्रारूप भी आपके सामने आया जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है ना। अब इसकी दोस्तों पीसीआई की गणना दो तरीके से होती है। एक होता है दोस्तों चालू मूल्य पे या यूं कहें कि दोस्तों
प्रचलित मूल्य पे वर्तमान मूल्य जिसको बोलते हैं आप, है ना, वर्तमान मूल्य। तो दोस्तों जैसे अभी का 2019 और 20 का वर्तमान मूल्य आएगा, अभी जो आने वाला है वो दोस्तों आपका 2020 और 21 आएगा, है ना, वर्ग अंतराल करके लेते हैं उसको। अब दोस्तों दूसरा इसका जो होता है गणना, या जो हमको बताया जाता है आधार वर्ष, तो आधार वर्ष दोस्तों 2011 और 12 को लिया गया है। पहले ये दोस्तों 2004 और 2005 था। तो इसको कई बार सवाल में पूछा है, कई बार सवाल पूछा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। और आपको मैं एक चीज अच्छा ये भी बता दे रहा हूं कि जो ये 2004 से 2005 को 2011-12 का आधार वर्ष जो सेट किए हैं वो दोस्तों एक्चुअली में ये 1 जनवरी 2015 से चेंज किया गया है। अब आई ना बात, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं यार, क्या पता, है ना, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दोस्तों इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष का मतलब है दोस्तों एक्चुअली में, देखिए अगर कोई वस्तु की अगर बात करें, मैं एक बार समझा दे रहा हूं, अगर देखिए 2004 की बात करें, मान लेते हैं ये क्या है, मार्कर है। अब मार्कर मान लीजिए 2004 में मान लेते हैं कि दोस्तों ये 20 रुपया रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आया, फिर ये बढ़ गया 25, फिर 6 आया, फिर बढ़ गया ये लाइक 30, फिर उसके बाद 55 रुपये बढ़ गए, 7 में कुछ और हो गया 80 हो गया, फिर 8 में दोस्तों ये 100 हो गया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो अगर मैं आधार वर्ष अगर आता, ये 20 का वस्तु कितने में मिल रहा है, 100 का कब दोस्तों 2004 में 20 का जो मार्कर का रेट था एक्चुअली में 2008 में कितने का बन गया, 100। तो ये बीच में हुआ क्या है, तो आप बता सकते हैं बीच में इसकी महंगाई बढ़ गई है, इस कारण से जो मार्कर 20 रुपए में मिलता था वो अब बहरहाल कितना में मिल रहा है, 100 रुपया में। तो इसीलिए आधार वर्ष रख दिया जाता है कि हम एक वैल्यू पैसा ले, जो आपकी महंगाई जो बढ़ी हुई है उसको ना ले, उसके उत्पादन जो मूल्य है ओरिजिनल वहां से गणना करें। तो आधार वर्ष का निर्धारण ऐसे ही किया जाता है, कोई भी एक वर्ष रख दिया जाता है। अभी सुनने में ये भी आया कि आधार वर्ष अब 2011-12 को छोड़ के 2018 और 19 रखने वाले हैं, तो ये मेरे ख्याल से अप्रूवल हो जाएगा सम टाइम्स नो, तो आप देख लीजिएगा एक बार। लेकिन अब की जो आधार वर्ष है वो कितनी है फिलहाल 2011-12, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों पीसीआई जो 2019-20 की है दोस्तों, आई थिंक 1,35,000 दोस्तों 1,35,050 रुपए है दोस्तों, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय जो आपका है एनुअली वार्षिक 1,35,050 रुपया है। और दोस्तों अगर आधार वर्ष की बात करूं तो जो आपका रेट है वो दोस्तों लगभग 96,559 रुपए है, 96,559 रुपए है। और दोस्तों ये एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी जो वैल्यू आता है वो पहले आता है दोस्तों अनुमानित, ठीक है, एजम्पशन बेस पे आता है। उसके बाद दोस्तों उसमें फिर से जब नया आंकड़ा आता है तब उसको एडिट कर दिया जाता है, थोड़ा सा सुधार होके उसमें अनांतिम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तब डेटा में वेरिएशन आ जाता है। तो आप टेंशन ना लें, जो आपको जब फाइनल ईयर जो आएगा, वित्तीय वर्ष जब आएगा, इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा, जब बजट पेश किया जाएगा, तो आप उसी डेटा को याद रखेंगे, दूसरे डेटा को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप ये बताइए इसकी गणना कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय या नेशनल आय की गणना कौन करता है, तो आपको पता होगा दोस्तों सीएसओ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मैं लिख भी देता हूं दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है दोस्तों, कार्यालय, है ना। अब इसका जो है दोस्तों 1951 में आपका स्थापना हुआ था, है ना। इसको मैं फिर में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आय समिति की गणना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस थे, है ना। तो उन्हीं की अनुशंसा पे, उन्हीं की मतलब क्या सिफारिश पे बोलना चाहिए, है ना, क्या हुआ है, सीएसओ का गठन हुआ है, जो अभी तक का राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब चेंज हो गया है वो दोस्तों, इसका नाम रख दिए हैं एनएसओ, इसको बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय, दोस्तों बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी। अब यहाँ पर क्या लिखो, ये सांख्यिकी ऑफिस, मतलब राष्ट्रीय
सांख्यिकी कार्यालय, इसका नाम है एनएसओ, अब चेंज हो गया है, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों। 23 मई 2019 को चेंज किया गया है, मैं लिख देता हूं दोस्तों 23 मई 2019 को चेंज कर दिया गया है अब एनएसओ। और ये अलग है दोस्तों, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइज या ऑफिस, वो अलग है, वो 1950 में आया था। वो तो आंकड़ों को जुटाने का काम करता है ना, जैसे अगर आप बेरोजगारी की गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो भैया कोई ना कोई संस्था तो कैलकुलेट करने वाली होनी चाहिए, मतलब डेटा आंकड़ों का धारा प्रवाह या देने वाली तो होनी चाहिए। तो वो एनएसएसओ है जो 1950 में लाया गया था, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो आया है एनएसओ मतलब नेशनल दोस्तों, हाँ इसको स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये कब आया था? 23 मई 2019। अब अगर आएगा एग्जाम में तो आप ये लिखिएगा, हाँ लेकिन अगर ये नहीं है तो बिल्कुल ये लिखिएगा, दोनों एक साथ होगा तो 100% आप एनएसओ लिख के आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय से संबंधित ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है या ऐसे किनका मतलब किनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से विशेष प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ऐसे महानुभाव लोग के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू सवाल आएंगे जिसको आप डायरेक्ट टिक लगा के आएंगे, समझने की जरूरत नहीं है। तो उनका एक विकास क्रम कैसे रहा, राष्ट्रीय आय गणना के बारे में कैसे जानकारी मिली, कैसे आज आसानी से आपको बता देते हैं राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं छोटी छोटी चीजों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया या जब सबसे पहले जो बताया गया है, वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री आप बोल सकते हैं उनको, हालांकि उनके पास उनकी वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी, लेकिन उनकी सोचिए उस समय की एक सोच कितनी अद्भुत रही होगी कि वो उस समय कैलकुलेट करके बता दिए कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जो आपके नाम आप जानते हैं, उनके बहुत फेमस नाम है दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों ये जो है अपने बुक जो लॉन्च किए थे, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में इन्होंने उस समय की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोस्तों 20 रुपया बताया गया था। 20 रुपया बताया गया था कब दोस्तों? 1868 में। ध्यान रखेंगे इसको, डेट भी पूछ सकता है, पूछता है बुक का मतलब है ना क्या पूछता है। दूसरा दोस्तों धन का निष्कासन, ठीक है, धन का निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया? धन का निष्कासन का तो ये कौन है? दादा भाई नौरोजी। उसको मैं नहीं लिखा हूं, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों, फिर वो क्रम थोड़ा सा आगे बढ़ा दोस्तों। फिर 1931 में वैज्ञानिक पद्धति से सबसे पहले गणना करने वाले जो अर्थशास्त्री थे दोस्तों BKR राव। दोस्तों बहुत लोग इसका नाम बी भी लेते हैं जबकि बी नहीं है, BKR भी लिखते हैं दोस्तों। बहुत बुक में प्रिंट मिस्टेक है, आप चेक कर लीजिएगा इनका नाम। हालांकि आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो बहुत लंबा सा नाम आता है ना, तो आप देख लीजिएगा, बट बी नहीं है ये दोस्तों, क्या है? BKR राव है इसका नाम, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे दोस्तों। ये बहुत जगह आपको इसका बुक का नाम नहीं मिलेगा, वो बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह बुक में नहीं है नाम, है ना, मतलब जो आप पढ़ते हैं जो सोर्स है आपका मटेरियल। तो दोस्तों नेशनल इनकम इन ब्रिटिश रूल इंडिया में इसकी जो आय है दोस्तों वो बताई गई थी आपको दोस्तों, इसकी आय जो है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उनको वैज्ञानिक गणना के आधार पर प्रथम अर्थशास्त्र भी माना जाता है। तो कभी सवाल में आ गया कि राष्ट्रीय आय की जनगणना हेतु प्रथम वैज्ञानिक पद्धति से गणना वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कौन सा? BKR राव साहब बोल दीजिए, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, इनको ऐसा भी बोला जाता है राष्ट्रीय आय की लेखा समिति। धीरे धीरे दोस्तों क्रम बढ़ते गया, लोग जागरूक होते गए, लोगों के पास संसाधन आते गए, है ना, जरिया बनते गया, तो आय भी बढ़ते गया। तब दोस्तों 4 अगस्त 1949 को दोस्तों 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया सबसे प्रथम, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय मतलब उसकी कैलकुलेशन के लिए अब थोड़ा सा और आसान तरीके से कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करिए। अब क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद, ये तो स्वतंत्रता के पहले की बात है दोस्तों, 49 मतलब 47 में आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद अब अपना जब भारत पूरा हो गया आजाद, अब यहाँ चाहते थे कि हम अपने तरीके से गणना करें, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया। इसके महानुभाव जो बहुत प्रख्यात है दोस्तों, PC महालनोबिस,
अध्यक्ष थे, जिन्होंने आपकी प्रति व्यक्ति आय 1949 में दोस्तों 246.9 मतलब 246 रुपए 90 पैसा, आप यूं कहिए अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 247 रुपए प्रति व्यक्ति आय की गणना करके बताया। तो देखिए पहले से आय कितना इंप्रूवमेंट हुआ है ना, यही तो है, यही है। तो दोस्तों आपको ये पता भी होगा कि ये पीसी महालनोबिस जो है इकोनॉमिक में पंचवर्षीय योजना में बहुत योगदान है। तो बाद में जब मैं आपको 5 ईयर प्लान समझाऊंगा अलग अलग अच्छे से, तो मैं इनके बारे में और बहुत सारी ढेर सारी चीजें बताऊंगा। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो भी इनके बर्थडे पे मतलब 29 जून को दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको रेलवे और कोई भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया वाला सवाल है। कौन सा दोस्तों? 29 जून को किसके नाम पे? तो पीसी महालनोबिस के नाम से, भी अर्थशास्त्री थे, है ना, ठीक है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर क्या है और ये किससे संबंधित है? तो लोगों को ये लगता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है हिंदू, तो हिंदू है तो लगता है कि ये कहीं धार्मिक से रिलेटेड तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हिंदू का वर्ड एक्चुअल में आपके अर्थशास्त्री से लिया गया, मतलब अर्थशास्त्र से लिया गया है, और वो भी राष्ट्रीय आय की इर्द गिर्द घूमने वाले शब्दों वाले में से एक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। देखिए 1951-52 से 1979 और 80 के बीच, 79 और 80 के बीच दोस्तों एक मंदी का दौर था, एक मंदी का दौर था। वहां पर बताया जाता है कि उस समय की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 3% थी, मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं थी, 3% मतलब नहीं थी, निम्न दर पे थी। तो उस समय जब प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने बजटियापन से, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका था वो चंचल और हंसमुख प्रवृत्ति के थे, तो गलती में इन्होंने बुक मतलब ऐसे मुख से बोल दिया कि अभी की जो विकास दर हो रही है, कब बोला गया था? 1951-52 के आसपास, ये यहीं पर मतलब 50 से 70 शताब्दी के बीच में आर्थिक इकोनॉमिक को गिरता हुआ देखकर या उनके निम्न ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने बोला कि अभी का जो ईयर है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है, ऐसा। तो हंसी मजाक में बोला था, इसका मतलब जो रिलेवेंट है शब्द का बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये 90 के दशक में इसी को फिर अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल के विकास दर बढ़ गया बोलते हैं, और इसका अर्थ प्रचलित वर्ड हो गया है आजकल बहुत। अब अभी का इकोनॉमिक ग्रोथ आप बताइए, है ही नहीं, समझ रहे हैं, है ही नहीं, तो इसको बोल देंगे, अब आप भी बोल दीजिएगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बहुत निम्न चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ ही नहीं है, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट शब्दावली। लेकिन अब आप कभी भी मिलेगा तो आप धार्मिक से रिलेटेड नहीं है, वो आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड है। और इसके जो बोलने का जो शब्द है, स्टेटमेंट है, वो कौन से दिए थे? तो वो प्रोफेसर राजकृष्ण सर ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास बेशक पसंद आई होगी आपको, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आप खुश रहिए और तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमसे मुखातिब होइए, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।